जय हिंद, राम राम, राधे राधे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे साथियों, जियोग्राफी के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप जुड़ चुके हैं शहीद भगत सिंह कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से, और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं जियोग्राफी के आपको 100 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथी पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, और जो भी ऐसे प्रश्न हो जो आपसे नहीं बने उन प्रश्न को नोट जरूर करना है। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, तो वो आपके एक रिवीजन के हिसाब से हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जरूर होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, तो उनको आप नोट कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। और पहला आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो पहले तो आपको भारत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल जो वर्ल्ड का क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट है? 2.4% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का देशांतरी विस्तार कितने डिग्री है। ये पूछ रहा है भारत का देशांतरी विस्तार कितने डिग्री है। ये नहीं पूछ रहा भारत का देशांतरी विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है। अगर मैं भारत के देशांतरी विस्तार की बात करूं, किसकी? देशांतरी विस्तार की बात करूं, तो आप सबको पता होगा कि कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांश से लेके, और कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये भारत का देशांतरी विस्तार है। और अगर मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करूं, अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, तो आप कहेंगे सर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके आपका कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से, और आपका हो जाएगा ये 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है। वो पूछ क्या रहा है आपसे? वो ये पूछ रहा है कि जो भारत का देशांतरी विस्तार ये है कितना, इसके बीच का गैप कितना है। तो जो आपका सही जवाब होगा वो कितने डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट के बीच का जो गैप है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का गैप है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का गैप है। अब एक चीज देखिए आप जी, 30 डिग्री का जो गैप है, आपको पता है 1 डिग्री में मिनट की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। तो आपसे पूछेगा 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 120 मिनट हो जाएगा। कितना? 120 मिनट। मतलब 30 डिग्री के लिए कितने घंटे का समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का। तो इसके कहने का मतलब यह है कि भारत का जो सबसे पूर्वी समय है अरुणाचल प्रदेश में, और भारत का जो सबसे पश्चिमी समय है गुजरात में। कहां? गुजरात में। इसके बीच का जो अंतर है वो कितने घंटे का है? 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत के सबसे पूर्वी स्थानीय समय और भारत के सबसे पश्चिमी स्थानीय समय में कितने डिग्री का अंतर है। तो आप कितना बताएंगे? आप कहेंगे सर 2 घंटे का अंतर है। कितने? 2 घंटे का। और डिग्री में पूछेगा तो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ये आपसे पूछ रहा था। फिर कह रहा है भारत का जो मानक समय है किस देशांतर से लिया गया है। तो भारत का मानक समय 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी से, 83.5 डिग्री, 81 डिग्री, देखो इसमें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये जो है भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। एक इसकी ट्रिक है, एक ट्रिक है इसकी, आंधी में छाता, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। अब इससे क्या ट्रिक बनेगी? इससे ट्रिक बनेगी, एक तो हो जाएगा आंधी से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, में से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, छाता से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ऊपर से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और उड़ा से हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये होकर गुजरती है। वैसे अगर पूछे कहां से गुजरती है, तो आप बताएंगे ये जो लाइन है ये प्रयागराज में जगह पड़ती है। प्रयागराज के नैनी। कहां से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। या फिर आपसे पूछ लेगा तो मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मिर्जापुर से गुजरती है। इतना याद रखेंगे। दूसरा आपको यह भी याद रखना है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसमें 82.5 डिग्री अगर उसने लिख के दिया है, 82.5 डिग्री अगर लिखा है, तो वो या तो ऐसे लिखेगा या 82.5 डिग्री ऐसे लिखेगा। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये ध्यान रखना, पूर्वी देशांतर ही होगा, पश्चिमी देशांतर नहीं होगा।
क्योंकि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत इस गोलार्ध में है, इसका नाम है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। किस गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। मतलब भारत जो सबसे लंबी सीमा है वो किस देश के साथ में साझा करता है, ये आपसे पूछ रहा है। और ये आपके साथ किसके साथ साझा कर रहा है, बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो 40-96 किलोमीटर। कितनी सीमा साझा कर रहा है, 40-96 किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है। किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। इसके बाद दूसरे नंबर पे किसके साथ में आ जाएगी, तो पहले नंबर पे आपका बांग्लादेश के साथ साझा कर रहा है, बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे किसके साथ साझा कर रहा है, चीन के साथ में। और तीसरे नंबर पे कर रहा है किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, इसकी आपको बता दी मैंने 40-96 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद अगर चीन से पूछ ले तो 3488 हो जाएगी आपकी, 3488। और इसमें आपकी 3223 किलोमीटर हो जाएगी, 3223 किलोमीटर शायद, 3323 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 3323 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना, सबसे ज्यादा किसके साथ में शेयर कर रहा है, स्थलीय सीमा सबके साथ में सबसे ज्यादा शेयर कर रहा है किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। देखो, भारत का दक्षिणतम पूछ लिया, भारत का उत्तरतम पूछ लिया, भारत का पूर्वी पूछ लिया, भारत का पश्चिमी पूछ लिया। आपको अच्छे से पता है कि ये वाला जो हैंड होता है हमारा राइट हैंड साइड पे, ये पूर्वी होता है। सबसे पूर्वी जो पॉइंट है वो किबूथी है। किबूथी कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी पूछ ले तो आपका सरक्रीक है, सरक्रीक है जिसे गौहर माथा कहते हैं, ये कहां पड़ता है, गुजरात में। सबसे उत्तरी पूछिए आपका इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणी अगर आपसे पूछ ली तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पड़ता है ये आपसे पूछ रहा था। इंदिरा पॉइंट आपका कहां पड़ेगा, अंडमान में। किसमें पड़ेगा, आपका अंडमान में पड़ता है क्या, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है। डूरंड रेखा की बात कर रहा है तो ये किसके बीच में है, भारत और अफगानिस्तान, नहीं भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान। पहले तो भारत अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, डूरंड लाइन है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो आप कहेंगे सर लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी, या फिर इसी का नाम और है, इसका एक नाम और कौन सा हो जाएगा आपका, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ, कौन सी लाइन, रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। भारत चीन के बीच में कौन सी लाइन है, तो आप कहेंगे सर मैकमोहन, मैकमोहन। लेकिन अगर आपसे पूछिए भारत चीन में अरुणाचल प्रदेश में जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एलएसी। अरुणाचल प्रदेश में जो लाइन है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आपका एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। किस क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। अगर ये एलओसी की अगर बात करें, एलओसी कब बनी थी, तो आपकी 1972 में एलओसी कब निर्धारित हुई थी, 1972 में। 71 के युद्ध के बाद जो सीजफायर हुआ था उसी में आपकी एलओसी निर्धारित हुई थी। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा है। कौन सा हो जाएगा आपका, कंचनजंगा हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा। अगर मैं बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8,586 मीटर है, किसकी, कंचनजंगा की। वहीं अगर मैं केटू की बात करूं, केटू की बात करूं तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन ये जो है ये किस में आता है, ये पीयूके में आता है। और केटू का एक नाम और है, इसे क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। अगर ये दिया होता केटू तो फिर आप केटू लगाते, केटू ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए क्या माना जाएगा, कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहां पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। कहां पड़ेगा आपका, सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्या गुरु शिखर है, शेर है, जरलग है, या कौन सी है। तो आप सबको पता है अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी, आपकी गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करूं तो 1722 मीटर ऊंची है गुरु शिखर। कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी। वहीं मैं आपसे पूछूं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे सर अनाईमुड़ी है। कौन सी, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। ठीक है, मैं आपसे कहूं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की तो महेंद्रगिरी थी, लेकिन दोबारा से जब हुआ है
पूर्वी घाट में अगर आपसे पूछ लेगा, ठीक है, पूर्वी घाट की अगर आपसे पूछेगा, ठीक, तो पहले महेंद्रगिरी थी, लेकिन जितगड़ा करके एक चोटी है, जितगड़ा, कौन सी, जितगड़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जितगड़ा, और जितगड़ा अगर ऑप्शन ना दिया हो तब आप बताएंगे महेंद्रगिरी। कौन सी, महेंद्रगिरी। कौन सी, महेंद्रगिरी। भाई आपसे पूछे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता है दोद्दा बेट्टा। कौन सी हो जाएगी, दोद्दा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी हो जाएगी, नीलगिरी की। ठीक है, आगे बढ़िए। कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। कश्मीर घाटी, तो ये किसके बीच में है, पीर पंजाल और आपकी महान हिमालय के बीच में कौन सी है, कश्मीर घाटी है, पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में। दक्कन का ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है, किस युग में हुआ था, तो इसका सही आंसर है क्रेटियस युग में। क्रेटियस युग में पृथ्वी के निर्माण में जो अलग अलग चीजें, मतलब आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जो अलग अलग संरचनाएं हैं उनका निर्माण जो है वो अलग अलग काल में हुआ है। ऐसे ही आपसे पूछ ले, मानव की उत्पत्ति कौन से युग में हुई है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है, तो आप कौन सा बताएंगे, सेनोजोइक युग में। कौन से में, सेनोजोइक युग। कौन सा युग है, सेनोजोइक युग में मानव की उत्पत्ति हुई है। डायनासोर भी इसी युग में लुप्त हुआ है, डायनासोर भी पूछ ले तब आप ध्यान रखेंगे सेनोजोइक युग में हुआ है। भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है, लैगून झील आपको पता है, जो समुद्री किनारे पे होती है उन्हें लैगून झील बोलते हैं। और आपका सही जवाब क्या होगा इसका, चिल्का जो लेक है, चिल्का लेक कहां पड़ती है, तो आपको पता है उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी है, चिल्का झील है। ठीक है, कौन सी हो जाएगी आपकी, चिल्का झील हो जाएगी। मीठे पानी की अगर सबसे बड़ी पूछ ले, भारत में मीठे पानी की आपको पता है कौन सी हो जाएगी, बूलर हो जाएगी। सबसे अधिक लवणता वाली पूछ ले अगर भारत में, सबसे अधिक लवणता वाली कौन सी हो जाएगी, सबसे अधिक लवणता वाली हो जाएगी आपकी सांभर। कौन सी हो जाएगी, सांभर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी में बहती है, बी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, रिफ्ट घाटी, या फिर आपसे कह रहा है लटकती घाटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रिफ्ट घाटी। क्या होती है, जब कोई नदी दो पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होती है, जब कोई नदी दो पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होती है, तो ये नदी क्या करती है, एक घाटी का निर्माण करती है। और इस घाटी को क्या बोला जाता है प्यारे साथियों, इसी को रिफ्ट घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को रिफ्ट घाटी बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, इसे रिफ्ट घाटी बोला जाएगा। नदी जहां से निकलती है उसे नदी का उद्गम कहते हैं, जहां पे कोई नदी समाप्त होती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यदि नदी अपने मुहाने पे ले जाके कंकड़ पत्थर जमा करती है तो बोलते हैं नदी एस्चुरी का निर्माण कर रही है। किसका निर्माण करती है, तो नदी किसका निर्माण करेगी, एस्चुरी का निर्माण करेगी अगर कंकड़ पत्थर। या फिर नदी डेल्टा का निर्माण करेगी। डेल्टा क्या है, जो मिट्टी जमा हो जाती है नदी के मुहाने पे उसे बोलते हैं डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा, सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, यदि नदी के बीच में कोई जगह बन जाती है, नदी दोनों ओर से प्रवाहित होती है, तो उसे बोलते हैं द्वीप। क्या बोलेंगे, द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर आपसे पूछ ले, सबसे बड़ा नदी द्वीप विश्व का कौन सा है, माजुली नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप। और माजुली नदी द्वीप किस में पड़ता है, असम में। किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र। किसके द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, कौन सा, माजुली नदी द्वीप। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप सबको पता है गंगा विल बी द राइट आंसर। सबसे बड़ी लंबी है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2525 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो गंगा सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है कहां, आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद आपकी बिहार के बाद फिर आपकी झारखंड, और झारखंड के बाद आपकी पश्चिम बंगाल। कहां, पश्चिम बंगाल। तो भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, तो आप कहेंगे सर भारत के 5 राज्यों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, 5 राज्यों से 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, सबसे लंबी नदी यही है। ठीक है, वहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी है, सांगपो, या फिर सांगपो ना दिया होगा तो इससे एक नाम और हो सकता है इसका, यारलुंग। क्या हो जाएगा इसका, सांगपो या फिर यारलुंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सी है, तो अभी मैंने आपको बताया था बूलर झील है। कौन सी है, बूलर झील है। लोकटक झील एकमात्र ऐसी झील है जिसमें तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क किसमें है, लोकटक झील में है।
और लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। उस नेशनल पार्क का नाम क्या है आपका? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। और केबुल लामजाओ ये कहाँ पड़ता है आपका? तो आप कहेंगे सर मणिपुर में। मणिपुर कहाँ पड़ता है? मणिपुर में है। चलिए, पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका क्या हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है कौन सा आपका? पालघाट दर्रा। चलिए, फिर कह रहा है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीहरिकोटा, मध्य अंडमान, कार निकोबार या रामेश्वरम। तो ग्रेट निकोबार जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा हो जाएगा आपका? ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार, या फिर आपका हो जाएगा फिर ग्रेट निकोबार इसमें ऑप्शन में नहीं है। सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार द्वीप है। कौन सा हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है, ग्रेट निकोबार। सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है? ग्रेट निकोबार है, जो इस ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, चलिए, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? ये मैंने आपको बताया भी है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। चलिए, थार मरुस्थल को मारवाड़ किस राज्य में कहते हैं? ठीक है, तो मारवाड़ आपको पता है, थार मरुस्थल को कहां कहते हैं? गुजरात में। गुजरात में आपको मारवाड़ी मिलेंगे, व्यापारी होते हैं, तो मारवाड़। थार मरुस्थल को कहां बोलते हैं? गुजरात में बोलते हैं। थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत में कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे राजस्थान में। कहां पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, इसका कुछ एरिया किसमें विस्तृत है? पाकिस्तान में भी है। तो भारत और पाकिस्तान, अगर देश की बात कर ले, किन दो देशों में है? तो भारत और पाकिस्तान। किन दो देशों में हो जाएगा? भारत पाकिस्तान में हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इनमें से कौन सा एक है जो सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सही जवाब होगा आपका बैरन। बैरन द्वीप पर स्थित है बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा है। बैरन ज्वालामुखी का भी नाम बैरन है और द्वीप का नाम भी क्या है? बैरन है। ठीक है, चलो, कोंकण तट किन राज्यों में फैला हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गोवा, गोवा कर्नाटक या कर्नाटक केरल। ठीक है, तो कोंकण तट की बात कर रहा है। कोंकण तट जो आपका है वो किस पे पड़ता है? पश्चिमी घाट पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? पश्चिमी घाट पे पड़ता है। ठीक है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। सबसे पहले आपका कोंकण, उसके बाद आपका कन्नड़, और उसके बाद है आपका मालाबार। मालाबार। ठीक है, तो ये आपका कहां तक हो जाएगा? गोवा। ठीक है, ये आपका कहां से हो जाएगा? केरल। ठीक है, और ये आपका महाराष्ट्र से लेकर पूरा गोवा तक। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? तो आप कहेंगे सर हाँ, महाराष्ट्र से लेकर गोवा एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? तो आपको पता है, सबसे लंबी समुद्री सीमा लगाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? गुजरात है। और नई जो सीमा की मापन हुआ है उसमें 2340 किलोमीटर इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 2340 किलोमीटर है किसकी? गुजरात की। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? तापी नदी बहती है, नर्मदा बहती है, माही बहती है, बेतवा बहती है। तो सतपुड़ा के बीच में कौन सी बहती है? सतपुड़ा के बीच में, और आपका पूछ रहा था किसके बीच में? बिंद। तो ऊपर आपका सतपुड़ा हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा आपका? बिंद। बिंद और सतपुड़ा के बीच में आपकी कौन सी नदी बहती है? बिंद आपका ऊपर होगा और सतपुड़ा आपका नीचे होगा। और बिंद, ठीक, इसके बीच में जो नदी बहती है कौन सी है? नर्मदा नदी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था, जिंदरगढ़ा। महेंद्रगिरी भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे महेंद्रगिरी तब लगाएंगे जब जिंदरगढ़ा ना दिया हो। तो जिंदरगढ़ा क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 1690 मीटर। कितनी ऊंचाई हो जाएगी? 1690 मीटर हो जाएगी। भारत का सबसे दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम या पलानी। तो आप क्या कहेंगे? कार्डमम या इलायची की पहाड़ी जो केरल में पड़ती है, इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। इलायची पहाड़ी, अधिक वर्षा होती है इसलिए इलायची की खेती ज्यादा होती है, इसलिए इलायची की या कार्डमम की पहाड़ी भी इसे कहते हैं। चलिए, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मौसम विभाग की स्थापना। ठीक है, तो 1875, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर इसका जो है वो कहां है आपका? न्यू दिल्ली। कहां है? न्यू दिल्ली इसका आपका क्या है? मुख्यालय है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो,
लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? पंजाब में होती है, तमिलनाडु में, राजस्थान में या असम में? तो इसका सबसे आसान जवाब तमिलनाडु, या आपको मैंने क्लास में भी कराया था कि तमिलनाडु में, या आपसे कहेगा पूर्वी घाट पे। अगर तमिलनाडु ऑप्शन ना दिया हो तो आप बताएंगे पूर्वी घाट पर। किस पर? पूर्वी घाट पर लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होती है। और जो लौटता हुआ मानसून होता है ये कौन से महीने में होता है? तो आप कहेंगे सर दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में काल वैसाखी तूफान किस राज्य में आते हैं? तो आपको पता है काल वैसाखी बारिश होती है, तूफान तो नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं? पश्चिम बंगाल में आते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहते हैं। केरल में इसे क्या बोलते हैं? टी सॉवर कहते हैं। क्या बोलते हैं? टी सॉवर। केरल में क्या बोलते हैं? इसे टी सॉवर कहते हैं। ठीक है, चलिए भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे सर मौसिन राम, मेघालय। कहां पड़ता है ये पड़ता है आपका मेघालय। कहां पड़ेगा? मेघालय का मौसिन राम आपका सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम अगर आपसे पूछ ले सबसे कम कहां होती है, तो आप बताएंगे सर लेह। सबसे कम कहां होती है? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? मैंने अभी आपको बताया था, ये जो आम्र वर्षा है इसी को काल वैसाखी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मैंगो साबर बोलते हैं। केरल कर्नाटक में होती है। किसमें? केरल कर्नाटक में होती है। तो इसका तो ऑप्शन दोनों सही होना चाहिए था। केरल और कर्नाटक दोनों में आम्र वर्षा होती है। असम में इसी को क्या बोलते हैं? टी सावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? टी सावर। पश्चिमी विक्षोभ में भारत में कहां बारिश होती है? पश्चिमी विक्षोभ जो है वो कहां से आता है? भूमध्य सागर से आता है। भूमध्य सागर के रास्ते भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, थ्योरी क्लास जिन्होंने ली होगी उन्हें पता होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है? उत्तरी पश्चिमी भारत में, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ की जो बारिश होती है वो किस महीने में होती है? तो आपकी होती है फरवरी, जनवरी फरवरी के माह में। जनवरी फरवरी के मध्य में होती है। इससे क्या होता है? भारत में शीतलहर बढ़ती है। भारत में शीतलहर बढ़ती है। शीतलहर, तो जरूरी नहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, वो पूछ लेगा कि जनवरी फरवरी के महीने में भारत में शीतलहर का मुख्य कारण क्या है? तो आप बताएंगे पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश। चलिए, भारत में मानसून की अवधि कितने महीने होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में मानसून की जो अवधि है वो कितने महीने होती है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भारत में मानसून की जो अवधि है वो कितने महीने होती है। ठीक है, ठीक, चलिए, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा आपका? 4 माह। कितने माह? 4 माह। भारत में सबसे अधिक दैनिक तापांतर कहां रहता है? मतलब दिन में सबसे अधिक ताप का अंतर, रात और ताप का, दिन का अंतर जो कहां रहता है वो जोधपुर में रहता है आपका। कहां? जोधपुर में। रातें बहुत ज्यादा ठंडी रहती हैं, दिन बहुत ज्यादा गर्म रहता है। तापांतर का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, दिन और रात के तापमान का अंतर। दिन व रात के तापमान का अंतर। तापमान का अंतर मतलब दिन में कितना तापमान, रात में कितना तापमान, इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए, लू किस क्षेत्र की गर्म स्थानीय हवा है? लू किस क्षेत्र की गर्म स्थानीय हवा है? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा? उत्तरी पश्चिमी मैदान की। कहां की हो जाएगी? उत्तरी पश्चिमी मैदान की। किसकी हो जाएगी? आपके उत्तरी पश्चिमी मैदान की। एक मिनट रुकेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अक्टूबर नवंबर की गर्मी को क्या कहते हैं? ठीक है, भारत में जो अक्टूबर नवंबर की गर्मी होती है इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसे बोलते हैं अक्टूबर हीट। क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार भारत का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? कोपेन वर्गीकरण के अनुसार से जो भारत का अधिकांश भाग है वो किस क्षेत्र में आता है? ठीक है, किस क्षेत्र में आता है? तो आपका हो जाएगा CWZ में। किसमें? CWG। CWG। कोपेन कौन थे? कोपेन, व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था, व्लादिमीर कोपेन ने। किसने? व्लादिमीर कोपेन ने वर्गीकरण किया था किसका? जलवायु का। चलिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया था पीछे, आपका कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होता है? तो मानसून भंजन का अर्थ होता है मानसून में होने वाला जो ठहराव है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मानसून भंजन बोल देते हैं। ठीक है, जो मानसून में बीच में ठहराव हो जाता है। फिर कह रहा है भारत में चक्रवात सबसे ज्यादा कहां बनते हैं? तो आपको पता है चक्रवात अरब सागर में बनते हैं, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, या फिर लाल सागर में बनते हैं। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा आपका? अरब सागर में सबसे ज्यादा चक्रवात बनेंगे। किसमें? अरब सागर में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा क्या रहती है? ग्रीष्मकालीन मानसून, जो इस समय मानसून चल रही है इसी को ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। और ये कह रहा है इसकी दिशा क्या रहती है? किसकी? ग्रीष्मकालीन मानसून की। तो आपको पता है इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से किधर को रहेगी? उत्तर पूर्व को रहेगी। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहेगी, क्योंकि आपको पता है प्यारे साथियों, ये आपका दक्षिण पश्चिम में आता है और ये आपका दक्षिण पूर्व में आता है। इधर से ये मानसून हवाएं इधर को चलती हैं, मतलब दक्षिण पश्चिम से किधर को चलती हैं? उत्तर पूर्व की ओर। तो ये किधर को चलेंगी? दक्षिण पश्चिम से आपकी उत्तर पूर्व की ओर चलेंगी। इधर को किधर को चलेंगे? उत्तर पूर्व की ओर। चलिए, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्या काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है? तो आप सबको पता है जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा विस्तार है भारत में। ठीक है, जलोढ़ में भी दो तरह की जलोढ़ होती है, एक होती है पुरानी जलोढ़, एक होती है नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ को बोला जाता है आपका बांगर, बांगर मिट्टी बोला जाता है। और नई जो जलोढ़ होती है इसे बोला जाता है खादर मिट्टी। क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी बोला जाता है। सबसे उपजाऊ मिट्टी भी पूछ ली जाए तो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, यूपी में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, फिर चाय के लिए? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कपास के लिए। और प्याज के लिए भी अधिक उपयुक्त मानी जाती है, मूंगफली के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है कौन सी? आपकी काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी पूछ रहा है तो आपका सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। लैटेराइट मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? किसकी कमी इनमें से होती है लैटेराइट में? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की, या लोहा की? तो इसका सही जवाब क्या है? नाइट्रोजन की। लैटेराइट मिट्टी में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। एक क्वेश्चन होता है कि दलहनी फसलें, जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें किसका स्थिरीकरण करती हैं? स्थिरीकरण करती है मतलब स्थायी करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसका स्थिरीकरण करती हैं? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, मतलब इकट्ठा करती हैं दलहनी फसलें नाइट्रोजन को। भारत में धान का कटोरा, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को, आंध्र प्रदेश को, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश को? ठीक है, धान का कटोरा पूछ रहा है किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप सबको पता है एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। और हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? आप बताएंगे पंजाब से। पंजाब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे अधिक प्रभाव जो हरित क्रांति का पड़ा वो किस पे पड़ा? गेहूं और चावल की फसल पर। गेहूं और चावल की फसल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, पंजाब प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पहले नंबर पर है। गेहूं में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब पहले नंबर पर है। किसमें? गेहूं के उत्पादन में। भारत में सबसे अधिक जो है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गेहूं में उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। इसके बाद पूछ ले तो आपके दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। ठीक है,
तो आलू हो गया, दूध हो गया, गन्ना हो गया और गेहूं हो गया, इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है उत्पादन में। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबको पता है असम। सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका असम है। अगला क्वेश्चन देखिए, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? क्या गेहूं से संबंधित है, दूध से संबंधित है? आपका दूध। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी आपका किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। चलिए, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आप सबको पता है इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कहां प्रवाहित होती है? आपकी राजस्थान में, राजस्थान में। और इसी को बोलते हैं राजस्थान की गंगा, राजस्थान की गंगा, या फिर रेगिस्तान की गंगा भी बोलते हैं, रेगिस्तान की गंगा, या फिर बोलते हैं रेगिस्तान की या मरुभूमि की गंगा, मरुभूमि की गंगा बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर को। भाखड़ा नागल परियोजना किन नदियों पे है? तो ये जो आपकी है वो किस नदी पे है? सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना किस पर है? सतलुज नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, फिर कह रहा है भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपको पता है लंबाई में जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 25.8 किलोमीटर। महानदी पर है, महानदी कहां? महानदी उड़ीसा, महानदी पर है कहां? उड़ीसा में। ठीक है, महानदी उड़ीसा। अगला देखो, जूट की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है। किसके लिए पूछ रहे हैं? जूट के लिए जलोढ़ मिट्टी है। पहला जूट कारखाना अगर आपसे पूछ ले तो कोलकाता में स्थापित हुआ था, कोलकाता में, हुगली नदी के किनारे कोलकाता में पहला जूट कारखाना लगा था। प्रथम जूट कारखाना, जूट कारखाना, पहला जूट कारखाना कहां लगा था? आपका कोलकाता में लगा था, हुगली नदी के किनारे। जूट उत्पादन में भारत पहले नंबर पे है। जूट उत्पादन में जो भारत है वो किस नंबर पे है? भारत पहले नंबर पर है जूट के उत्पादन में। चलिए, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता है कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे है आपका कौन सा? कर्नाटक राज्य। झूम खेती को नागालैंड में क्या कहते हैं? पोडू कहते हैं, कुवारी कहते हैं, झूम कहते हैं, बेवर कहते हैं। किसमें पूछ रहा है? नागालैंड में कहता है तो नागालैंड में तो इसे झूम ही कहते हैं, या पूर्वोत्तर में पूछ ले तो पूर्वोत्तर में झूम कहते हैं। पोंडू कहां कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश में इसे क्या बोला जाता है? पोंडू बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू कहते हैं। पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर इसे कुवारी कहते हैं। किस घाट पर? पश्चिमी घाट पर क्या कहते हैं? इसे कुवारी कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट पे क्या कहते हैं? इसे कुवारी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबर उत्पादन में जो पहले नंबर पे राज्य है वो आपका कौन सा हो जाएगा? रबर उत्पादन में पहले नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा? केरल। कौन सा हो जाएगा? आपका केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध आपका किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर है। किस नदी पे हो जाएगा आपका? नर्मदा नदी पर है। कहां? गुजरात में। कहां हो जाएगा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? आपका मध्य प्रदेश दाल उत्पादन में पहले नंबर पे है। मसाला उत्पादन में भी पहले नंबर पे है। ध्यान रखना, मसाला उत्पादन में भी, मसाला उत्पादन में भी ये क्या है? पहले नंबर पर है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? क्या दूध से संबंधित है, मछली से, अंडा से या खाद से? तो इसका जो सही जवाब है वो किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कुएं और नलकूप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कुएं और नलकूप। या फिर पूछे नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई से सबसे अधिक सिंचाई कहां होती है? सबसे अधिक सिंचाई कहां होती है? तो आप बताएंगे सर उत्तर प्रदेश में। कहां होती है? यूपी में सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई होती है। तंबाकू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, लाल या जलोढ़, या फिर दोमट मिट्टी। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी तंबाकू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसी को दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी भी इसे बोला जाता है। चलिए, भारत में सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो आपको पता है सबसे अधिक सरसों उत्पादन की बात करेंगे तो राजस्थान। कुल तिलहन उत्पादन में अगर आपसे पूछ ले तब भी राजस्थान है। कुल तिलहन उत्पादन में भी क्या है आपका, राजस्थान पहले स्थान पर है। चलिए, पीली क्रांति किस फसल से संबंधित है, चावल से, तिलहन से, मक्का से, तो किसका हो जाएगा आपका, चावल से संबंधित है पीली क्रांति। चलिए, भारत में सबसे बड़ा नहर नेटवर्क किस राज्य में है, सबसे बड़े नहर नेटवर्क की बात कर रहा है तो आपका किसमें हो जाएगा, ये आपका राजस्थान में। सबसे बड़ा नहर नेटवर्क कहां है, आपका राजस्थान में हो जाएगा। चलिए अगला देखो, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, केरल, महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटक, तो आपका सही जवाब क्या होगा इसमें, महाराष्ट्र जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, काजू का। चलिए, भारत में चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं, चावल का कटोरा, कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र को, पंजाब के मैदान को, ब्रह्मपुत्र घाटी, ये तो होगा नहीं, यहाँ नहीं, गंगा यमुना के दोआब को भी नहीं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, किसको, गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा, ठीक है, या धान का कटोरा। और राज्य पूछे तो अभी आपको मैंने बताया था आंध्र प्रदेश बताएंगे, किसे बताएंगे, आंध्र प्रदेश। लेकिन चावल उत्पादन में पहले नंबर पे अगर पूछ ले आपसे चावल उत्पादन में तो क्या बताएंगे आप, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल है। कौन है, पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में पहले नंबर पे है, ठीक है, कौन है, पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में होता है। सबसे अधिक कोयला उत्पादन कहां होता है आपका, उड़ीसा में। भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कहां होता है, उड़ीसा, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। लौह अयस्क उत्पादन में भी उड़ीसा। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, अब आपसे पूछ रहा है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, अभ्रक का बताना है आपको। अभ्रक का भी आपका कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश। अभ्रक का विश्व में अगर आपसे बात पूछे, विश्व में अभ्रक की अगर बात पूछे विश्व में, तो आपका कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। विश्व में अभ्रक उत्पादन में चीन हो जाएगा पहले नंबर पे। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, आपको पता है डिगबोई असम में स्थित है। किसमें, असम में स्थित है डिगबोई, ठीक है। कहां स्थित है आपका, असम में स्थित है। और ये भारत का पहला है, क्या है, भारत का पहला है, क्या है ये है आपका भारत का पहला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तारापुर है, कुडनकुलम है, कोट्टा है या कलपक्कम है, ठीक है। सबसे बड़ा पूछ रहा है आपको कौन सा है, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कुडनकुलम। सबसे बड़ा कुडनकुलम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और पहला पूछे तो तारापुर महाराष्ट्र, ये प्रथम है, ये पहला है आपका, कौन सा हो जाएगा आपका, तारापुर महाराष्ट्र में पहला ये हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र कौन सा है, टिहरी, भाखड़ा, कोयना या हीराकुंड है, तो कोयना परियोजना है, कोयना नदी पे, कहां, महाराष्ट्र में। कहां है, महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र कौन सा है, कोयना है, ठीक है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। चलो, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित हुआ था, मुंबई में हुआ था, आपका अहमदाबाद में हुआ था, कोयम्बटूर में हुआ था या कानपुर में है, तो मुंबई 1854। जूट का मैंने बताया था कोलकाता में, और सूती वस्त्र का पूछेगा तो 1854 में मुंबई में स्थापित हुआ था पहला। भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है, कोचीन, हिंदुस्तान शिपयार्ड, मझगांव डाक शिपयार्ड या तो गार्डन रीच, तो इसका आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है, कोचीन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। चलो, भारत में सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कहां है, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, जामनगर, गुजरात। जामनगर गुजरात, कहां है, जामनगर गुजरात सबसे बड़ा है। चलो, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या कर्नाटक। मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ रहा है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला या बोकारो, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, भिलाई, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, भिलाई जो है वो सबसे बड़ा है। इस्पात नगर के नाम से किसे जाना जाता है, इस्पात नगर के नाम से किसे जाना जाता है,
तो आप बताएंगे सर जमशेदपुर को। किसे? जमशेदपुर। जमशेदपुर में पहला कारखाना, पहला इस्पात कारखाना यहीं लगा था, पहला इस्पात कारखाना, ठीक है, पहला इस्पात कारखाना लगा था जमशेदपुर में। भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। जिप्सम सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? राजस्थान कर रहा है। चलो, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा आपका भड़ला। कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा आपका हो जाएगा भड़ला। और जो भड़ला है वो कहां पड़ता है? राजस्थान। कहां पड़ता है? राजस्थान के जोधपुर में। जोधपुर राजस्थान। कहां हो जाएगा? जोधपुर राजस्थान हो जाएगा। कहां हो जाएगा? जोधपुर राजस्थान। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कौन सा है? सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र तो आपका कौन सा हो जाएगा? मुपनडल। मुपनडल। और जो मुपनडल है आपका ये कहां है? तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में। तमिलनाडु। कहां है आपका? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? एल्युमिनियम उत्पादन में पहले नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। लौह इस्पात में, कोयला में, एल्युमिनियम में कौन सा है आपका? उड़ीसा। भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। सीमेंट उत्पादन में पहले नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र कौन सा है? चेन्नई, पुणे, गुड़गांव, मानेसर या जमशेदपुर? तो आपका पुणे महाराष्ट्र जो है वो सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है। कहां? भारत में। चलिए, भारत में सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा है? तो आईटी हब आपका सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? बैंगलोर। बैंगलोर आपका सबसे बड़ा आईटी हब है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये देखने में लग रहा है छोटे क्वेश्चन होंगे। भारत में सबसे बड़ा पोताश्रय कौन सा है? पोताश्रय। सबसे बड़ा पोताश्रय आपका कौन सा है? मुंबई। मुंबई पोताश्रय सबसे बड़ा। पोताश्रय का मतलब होता है, आप कह सकते हो बंदरगाह। ठीक है, क्या बोलेंगे? बंदरगाह बोलेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो आपको पता है NH 44, जो आपका जम्मू कश्मीर से लेके चलता है कहां तक? कन्याकुमारी तक। ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? रेलवे जोन की बात करें तो भारत का उत्तरी रेलवे जोन सबसे बड़ा है। कुल अगर रेलवे जोन की बात करेंगे तो कितने हैं? 19। कुल रेलवे जोन कितने हैं? तो कुल रेलवे जोन है 19। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे ऊंचा शिमला है, कटरा है, उधमपुर है या फिर आपका घूम है? तो ये हो जाएगा आपका घूम, जो कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपका पड़ता है। कौन सा? घूम। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह मैंने आपको बताया था मुंबई बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। सबसे गहरे की अगर बात कर ले तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखा विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम। पूर्वी घाट पे सबसे बड़ा पूछे तब भी विशाखापट्टनम हो जाएगा। पूर्वी घाट पर सबसे बड़ा आपका कौन सा है? विशाखापट्टनम है। पश्चिमी घाट पे सबसे बड़ा पूछे तो फिर तो आपका मुंबई है ही। कौन सा हो जाएगा? मुंबई। पश्चिमी घाट पे सबसे बड़ा मुंबई हो जाएगा। चलो, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका, बांद्रा वर्ली सी लिंक या महात्मा गांधी या विक्रमशिला? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका? भूपेन हजारिका। इसे ढोला सादिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ढोला सादिया। क्या बोला जाता है? ढोला सादिया। 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर का है। ये आपका कितना है? ये आपका हो जाएगा 9.15 किलोमीटर। 9.15 किलोमीटर का हो जाएगा। चलिए, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 121 करोड़ थी। कुछ जनसंख्या के क्वेश्चन है आपके लास्ट में। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आप सबको पता है बिहार। और सबसे कम वाला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था, अरुणाचल आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में साक्षरता दर 2011 में कितनी परसेंट थी? तो 74.04% थी। इसमें अगर आपकी फीमेल की मैं बात करूं, महिलाओं की, और अगर मेल की बात करूं, अलग अलग अगर बात करूं, तो फीमेल की आपकी 65 थी और मेल की आपकी कितनी थी? 82 थी। मेल की कितनी है आपकी? 82 है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता राज्य कौन सा है? तो आपको पता है केरल सबसे अधिक साक्षरता में पहले नंबर पे है। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता है बिहार। महिला साक्षरता में झारखंड है, ओवरऑल झारखंड मतलब बिहार है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा महानगर क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली। सबसे बड़ा महानगर क्षेत्र आपका कौन सा है? दिल्ली है। उसके बाद पूछ रहा है भारत में मिलियन सिटी की संख्या कितनी है? जिनकी संख्या जिनमें 1 मिलियन से ज्यादा मतलब लोग होंगे, तो वो आपके 53 ऐसे शहर थे 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात हो रही है। ऐसे क्वेश्चन ये अब नहीं पूछा जाएगा, हालांकि क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? क्या गोंड है, भील है, संताल है, मुंडा है? भील है। लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर पूछे, केवल उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो आप बताएंगे गोंड है। उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो गोंड, ओवरऑल भारत में पूछेगा तो भील। और सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती? तो एमपी में सबसे अधिक जनजाति है। किसमें? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति। सबसे अधिक जनजाति। मान लो यूपी में पूछ ले सबसे ज्यादा कहां है, तो यूपी में आपकी हो जाएगी सोनभद्र। कहां हो जाएगी? यूपी में आपकी सोनभद्र में सबसे अधिक जनजाति हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मैंने आपको बता दिया था मध्य प्रदेश है। तो ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन थे जो मैंने आप इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इस तरह की रिकॉर्डेड वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त जबरदस्त जिंदाबाद रहें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।